शुरू करते हैं दोनों के बीच में अंतर। सबसे पहला अंतर तो इनकी परिभाषाओं का होगा, और परिभाषाएं आप दोनों की जानते हो। आवेश की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं अगर आपसे अंतर पूछता है तो, और उसी वक्त आप द्रव्यमान की परिभाषा भी लिख सकते हैं। दोनों की परिभाषा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हो वैसे तो। आवेश की परिभाषा क्या है कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया है। जब बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो कभी आपको द्रव्यमान की परिभाषा देनी हो तो किसी वस्तु में निहित लिख लें कमेंट सेक्शन में, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखिए, आवेश हमेशा उस वस्तु में देखने को मिलता है जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, परंतु मतलब ये बिल्कुल एक तय बात माने, आप, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि आवेश हमेशा तब आएगा जब वस्तु के पास द्रव्यमान हो। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसके पास द्रव्यमान ना हो और आवेश हो। परंतु जब हम द्रव्यमान के एंगल से देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो और आवेश भी साथ में हो। मुझे पता है कि जो बातें मैंने बोली हैं वो शायद आपके ऊपर से गई हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। सुनिए, जैसे किसी वस्तु के पास अगर आवेश है तो 100% द्रव्यमान भी होगा। मतलब एक द्रव्यमान वाली वस्तु है, अगर एक वस्तु के पास द्रव्यमान है तो ही उसके ऊपर आवेश हो सकता है। परंतु अगर आप यहाँ देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो उसके पास आवेश भी हो। आई बात समझ में आपके? अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला? पक्का समझ में आया? मतलब आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। मतलब अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान भी पक्का पक्का से होगा, जबकि इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो आवेश का होना जरूरी है। तो मैं एक बात लिख देता हूं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है। किसी वस्तु में, सिंपल भाषा में लिखता हूं, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के आवेश होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। बढ़िया। आवेश सदैव द्रव्यमान संबंधित होता है, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के कभी भी आवेश नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मैं समझाता हूं। अगर आप रुके हुए हो तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा, और जब आप भागोगे तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा। ये बात होती है। जब आप रुके हुए हो तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा, और जब आप भागोगे तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा। एक फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन भाई साहब की हेल्प से हम लोगों ने बनाया था, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना सभी बच्चे। m0 का मतलब क्या है? m0 का मतलब है आपका रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है? जब आप रुके हुए हो तो उस समय जो आपका द्रव्यमान है वो m0 है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब आप रुके हुए हो, आपका वेग 0 है, तो उस समय जो आपका द्रव्यमान है वो m0 है। जब आप v वेग से भाग रहे हो, मतलब आप अगर v वेग से भाग रहे हो तो आपका नया वाला द्रव्यमान का फॉर्मूला है m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², जहाँ पे v वो वेग है जिससे आप भाग रहे हो, और c है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। और यहां आप लिख सकते हैं
कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और इसलिए कहते हैं कि आवेश जो है वो अचर है। अचर मतलब बदलता नहीं है, आवेश जो है वो अचर है। अतः आवेश